तो आज हम बात करेंगे, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे ब्लड की। तो टिश्यू में हम ब्लड को बोलते हैं इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ब्लड का हमें बहुत अच्छे से पता है, इसको हम बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो आज तक हमने जितनी भी कनेक्टिव टिश्यूज़ देखी वो सारी की सारी एक जगह पे स्टेबल हैं। वो क्या है, एक ही जगह पे रहती हैं। लेकिन ये जो ब्लड है, ये ब्लड जो है ऐसी कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करती है, मूवमेंट करती है। टिश्यू मतलब क्या था, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो आप ब्लड में देखोगे कि ब्लड में आपको बहुत सारे सेल्स देखने को मिलेंगे जो मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यूज बना रहे हैं। अब कनेक्टिव इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, कनेक्ट करती है। किसको कनेक्ट करती है, ऑर्गन्स को। अगर हमारा ब्रेन किडनी से कनेक्टेड है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ बिकॉज ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर ये वाला हाथ मेरा इस बाजू से कनेक्टेड है तो ये किसकी वजह से है, ब्लड। ठीक है, तो ये क्या है, अंडर द कैटेगरी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ये क्या है, सारे काम कर रहे हैं। और फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, जैसे खीर बोल सकते हैं हम। चावल की खीर खाते हैं हम सब लोग, तो खीर में क्या रहता है, मिल्क रहता है, और दूध में क्या रहते हैं, चावल रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो चावल जो है वो क्या है, नीचे नहीं बैठते हैं, वो उस दूध में तैरते रहते हैं, तो सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लड को भी हम ऐसे ही क्या बोलते हैं, ब्लड में भी जो ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या है, लिक्विड पोर्शन जो होता है ब्लड में, दैट इज योर प्लाज्मा। द ब्लड इज सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा, तो दैट्स व्हाई ब्लड इज नोन एज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर हो गया, ठीक है। इतनी चीज ये सारी वर्ड की तुम्हें क्लियर हो गई होगी। तो ब्लड को हम क्यों फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ नहीं बैठते। ठीक है, अब देखो इसमें आगे, अगर मैं ब्लड के फंक्शंस की बात करूं तो क्या क्या फंक्शंस हमें इसके समझ में आते हैं। जैसे कोई एक शॉप है तो उस शॉप में हम बोलेंगे कि क्या मिलता है, कि उस शॉप में दुकानदार क्या सर्विसेज देती है, क्या उस दुकानदार के फंक्शंस है, मतलब। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं कि उसकी दुकान में जितना सामान रखा होगा, जिस वैरायटी का सामान रखा होगा, जिस टाइप का सामान रखा होगा, वो उसकी क्या है, सब स्पीसीज कहलाते हैं। अगर उसके यहाँ पे मैगी मिलती है तो हम वहाँ पे बोलेंगे कि उसके यहाँ पे मैगी मिलती है, उसके यहाँ पे मैगी की सर्विस मिलती है। जैसे आटा, दावल, चाल की जितने टाइप की वैरायटीज उसके सामान रहेगा वो उसके क्या कहलाएंगे, फंक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही ब्लड के फंक्शंस देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड के कंपोनेंट्स के फंक्शंस को लिस्ट आउट कर लेंगे, तो उसको क्या है, वो क्या बन जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ब्लड के फंक्शंस बन जाएंगे। तो रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। तो जैसे सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्ट करता है, किस किस को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि गैसेस यहाँ पे आती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसको ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स कौन सा, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, फिर ऐसे हॉर्मोन्स को भी। ठीक है, इन सबको कौन करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड करता है। फिर इसको सेकंड फंक्शन क्या बन जाएगा, रेगुलेशन। ठीक है, ये बहुत सी चीज़ों को रेगुलेट भी करता है। जैसे आप हमारा मान लो कि हमारे बॉडी में आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि इस तरफ का गाल बहुत ठंडा है, इस तरफ का गाल बहुत ठंडा है, इस तरफ का कान गर्म है, इस तरफ का कान ठंडा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो थ्रू आउट द बॉडी जो टेम्परेचर है बॉडी का वो क्या है, यूनिफॉर्म रहता है। जितना टेम्परेचर तुम्हारा
पेट का है उतना ही तुम्हें हार्ट का मिलेगा, उतना ही तुम्हें अदर ऑर्गन्स का मिलेगा। तो ऐसा क्यों है, लगातार जो ब्लड घूम रहा है, जो सर्कुलेट हो रहा है, जैसे कोई मसल हो, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो जैसे मेरी फेशियल मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो हीट जो है चेहरे पे बहुत ज़्यादा हीट जो है जनरेट हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि मेरा फेस अभी गर्म है, लेकिन यहाँ से जो ब्लड नीचे से जो ऊपर आ रहा है वो दूसरे ऑर्गन्स में पहुंचा रहा है। बाकी अदर्स का क्या है, फेस से थोड़ा सा कम टेम्परेचर है, वो क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि थ्रू आउट द बॉडी जो है टेम्परेचर जो है बॉडी का सेम रहे, यूनिफॉर्म रहे। ठीक है, रेगुलेशन में हो गया टेम्परेचर को कोगुलेट करना। ठीक है, फिर ये पीएच को भी रेगुलेट करता है। पीएच को कैसे रेगुलेट करता है, जो इसके अंदर में प्लाज्मा प्रोटीन है उसके अंदर में बहुत मेजर रोल है। जैसे वो पीएच को एसिड बेस के सिस्टम में, एसिड बेसिस के सिस्टम में हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे ये पीएच को बहुत अच्छे से रेगुलेट करता है। जैसे इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन भी है। अब प्रोटेक्शन कैसे दे रहा है ये, इसके अंदर में जैसे क्या है, प्लेटलेट्स है जो क्या करते हैं, क्लॉटिंग करते हैं। क्लॉटिंग करके जो ब्लड का वो है लॉस को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनसे क्या है, WBCs क्या है, फाइट कर, पैथोजन से फाइट करते हैं। तो इसमें ये क्या है, फिर ये एंटीबॉडीज में भी काम करता है, जो ब्लड में पैथोजन्स होते हैं। ठीक है, उसमें डिसीजेस से भी ये बचाने में हमें काम करता है। ये 3 तरह के इसके फंक्शंस हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी, अगर ब्लड के हम फिजिकल कलेक्टर्स को देखें तो ये तुम लोगों को पानी से थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा दिखाई देगा, थिक दिखाई देगा। ठीक है, और थोड़ा सा हैवी भी रहेगा। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, डेंसर एंड विस्कस। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टिकी होता है और थोड़ा सा चिपचिपा होता है। इसका जो पीएच है वो क्या होता है, 7.35 से लेके 7.45 तक रहता है। ठीक है, इसका जो कलर है वो चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता है, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, ब्लड में कितना ऑक्सीजन है उसके हिसाब से इसका जो कलर है वो डिसाइड होता है। ठीक है, तो जैसे इसका कलर वेरीज with its ऑक्सीजन कंटेंट। ठीक है, ऑक्सीजन कंटेंट की वजह से कैसे चेंज हो रहा है, जैसे मान लो ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा है ब्लड में। ठीक है, सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो कलर कैसा रहेगा, ब्राइट रेड रहेगा, एकदम चमकदार लाल रहेगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन कम है मतलब अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड विद ऑक्सीजन है तो ऐसे दिखने को मिल रहा है। तो फिर क्या रहेगा, डार्क रेड, ब्लूइश रेडिश तो तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो ब्लड है, अब ये ब्लड में इसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर देखो, टोटल जितना भी बॉडी वेट होता है किसी भी पर्सन का, ठीक है, उसके कंपेयर में अगर तुम लोग देखोगे कि 7 से 8% ब्लड जो रहता है। ठीक है, मतलब अगर हम मान लें कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक अडल्ट अगर है 70 kg का, अगर कोई पर्सन है मेल की, या रफली तुम लोग जान लो कि मेल में अप्रॉक्सीमेटली जो ब्लड रहता है 5 to 6 लीटर रहता है।
और फीमेल में कितना रहता है 4 to 5 लीटर। ठीक है, ये जो वॉल्यूम है ब्लड का कम इसीलिए है क्योंकि फीमेल का जो बॉडी मास है वो मेल्स के बॉडी मास में एज कम होता है। लड़के जो होते हैं वो हट्टे कट्टे होते हैं, जो लड़कियां होती हैं वो थोड़ी सी नाजुक होती हैं। ठीक है, इसलिए तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की। अब क्या है, हमने जो दूध जो है कंपोनेंट ऑफ ब्लड। अब फॉर एग्जांपल एक तुम्हारे पास एक क्या है टेस्ट ट्यूब है। अब किसी पर्सन के बॉडी से तुमने क्या है ब्लड सैंपल निकाला। ठीक है, और उस ब्लड सैंपल को तुम लोगों ने डाल दिया इस टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, ये क्या है, इस टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब में पहले से ही हम एक एंटी कोगुलेंट डाल के रखेंगे। एंटी कोगुलेंट मतलब जैसे तुम्हारा हेपेरिन हो गया, ईडीटीए हो गया, हेपेरिन हो गया, ईडीटी हो गया, ऐसे हम इसमें एंटी कोगुलेंट डाल के रखेंगे। ठीक है, अब हम इसमें ब्लड का सैंपल डाल देंगे और इसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज कैसे करेंगे, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसको क्या है, इसमें कुछ चीजें अलग अलग दिखने की शुरू हो जाएंगी तुम्हें। यहाँ पे तो तुम्हें पूरा ब्लड दिखाई देगा एक तरह का, लेकिन जब इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे उसके बाद तुम्हें इसमें कुछ प्रेसिपिटेट तुम्हें यहाँ पे नजर आएंगे। बीच में एक ऐसी मोटी सी एक पट्टी नजर आएगी और ऊपर में तुम लोगों को एक क्लियर स्ट्रॉ कलर का लिक्विड दिखाई देगा। स्ट्रॉ तुम पाइप नहीं समझोगे, स्ट्रॉ मतलब होता है जो तूड़ी होती है ना, तूड़ी पंजाबी में, ठीक है, उसके जैसा कलर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसीस। ठीक है, ये भी मैं तुम्हें आगे समझाऊंगी आरबीसीस क्या है। ठीक है, जैसे बाहुबली में एक टप्पा होता है, ठीक है, उसने जैसे देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तो वैसे हमारी बॉडी में हमारा कटप्पा कौन है, आरबीसीस। ठीक है, ये तुम्हें ऊपर में यहाँ पे क्या दिखाएगा, ऊपर में तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगा प्लाज्मा। ठीक है, और बीच में जो तुम्हें पट्टी दिखाई दे रही है दैट इज योर बफी कोट। ठीक है, ये तुम्हें दोनों फेस के बीच में एक छोटी सी पट्टी दिखाई देगी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है अलग अलग होते हैं। जैसे आरबीसी जो है वो 45% वॉल्यूम बनाता है, प्लाज्मा जो है 55% वॉल्यूम बनाता है, और बफी कोट जो है 1% से भी कम वॉल्यूम बनाता है। ठीक है, इसमें क्या रहते हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट इस बफी कोट में। क्लियर हो गया। अगर तुम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हो तो इस टाइप के तुम्हें रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। अब आगे चलेंगे, ये प्लाज्मा में क्या क्या है, आरबीसीज में क्या क्या है, डब्ल्यूबीसीज में क्या क्या है। ठीक है, इन सब की डिटेल हमें इसमें समझनी है। ठीक है,
सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये मान लो एक पूरे बॉडी का फ्लूइड है, ठीक है। इसमें सभी टाइप का फ्लूइड आ गया, मतलब तुम्हारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी आ गया, इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी आ गया, ठीक है। तुम्हारा लैक्रेकमल सिक्रीशन, सलाइवरी, सभी टाइप के जो फ्लूइड्स हैं, जितने भी फ्लूइड हमारे बॉडी में दिखाई देते हैं वो सब इसमें आ गए, ठीक है। 1% जो है उसमें से क्या है, ब्लड है, ओनली 1%। यहाँ पर तुम्हें ब्लैक क्लियर होगी। इस ब्लड में अगर हम देखेंगे कि इस ब्लड में हम देखेंगे कि इस ब्लड में 2 चीज़ें मेनली होती हैं, एक होता है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब कि जो हमने दोनों लिखे थे WBC, प्लेटलेट और RBC, और इन तीनों को हम मिला के क्या बोलते हैं, फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। फॉर्म एलिमेंट प्लाज्मा कितना होता है 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट कितने रहते हैं 45%, ठीक है। अब 1% तो टोटल बॉडी फ्लूइड में होगा। अगर इसको 100% मान रहे हो तो 55 इसमें से प्लाज्मा और 45 क्या है तुम्हारा WBC। अब यहाँ पे एक चीज तुम्हें समझ नहीं आ रही कि प्लाज्मा क्या है, ठीक है। एक प्लाज्मा के साथ में एक और मुझे नाम याद आ रहा है, दैट इज योर सीरम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इन दोनों में बड़ा ही प्यारा सा डिफरेंस है। जैसे कि तुम लोग मान लो, जैसे तुम्हारे पास एक ब्लड है, ठीक है, ब्लड का एक सैंपल है, उस ब्लड के एक सैंपल में से सेंट्रीफ्यूज करके अगर मैंने ब्लड सेल्स को फॉर्म्ड एलिमेंट्स को अगर मैंने अलग कर लिया तो वो क्या बन जाएगा, प्लाज्मा बन जाएगा, ठीक है। और सीरम प्लाज्मा तो समझ में आएगा कि ब्लड में से अगर फॉर्म्ड एलिमेंट्स निकालोगे तो क्या बचेगा, प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ब्लड में से अगर मैं ये तीनों निकालूंगी तो ये बच जाएंगे प्लाज्मा हमारे पास। तो सीरम हमारे पास क्या है, अब सीरम में मतलब ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा से में से अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दूं, प्लाज्मा में से अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दूं तो जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, सीरम, ठीक है। तो एक मुद्दे की बात इसमें नोट करने के लायक है कि प्लाज्मा कंटेन्स क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, एंड सीरम डज नॉट कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर। ये डिफरेंस तुम्हें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मतलब कि प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं या नहीं और सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं या नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। क्लॉटिंग फैक्टर्स आर दी फैक्टर्स, ये ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से ब्लड की जो है क्लॉटिंग होती है, ठीक है। आपको जब भी किसी भी टाइप की इंजरी लग गई तो ब्लड बहता है ना, तो ब्लड वहाँ पे ब्लड बहने के बाद क्या करता है, ब्लड वहाँ पे जम जाता है और वहाँ पे क्या है, ब्लीडिंग टाइम खत्म हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। मतलब प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर दैट इज योर सीरम, तो प्लाज्मा माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स तो दैट इज योर प्लाज्मा, ठीक है। इसका मतलब सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स भी नहीं है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी नहीं है, ठीक है। अब देखो इस प्लाज्मा हम चला रहे थे, अब प्लाज्मा में क्या रहेगा उस चीज को समझो। प्लाज्मा में सबसे पहले रहता है प्रोटीन, ठीक है, फिर इसके बाद क्या रहता है, वाटर, और उसके बाद कुछ सॉल्यूट्स रहते हैं, अदर सॉल्यूट्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन, अप्रोक्सीमेटली तुम लोग देखोगे 7% प्रोटीन रहता है, 91.5
5% तुम्हारा वाटर रहता है प्लाज्मा में, 7% प्रोटीन, 91.5% प्लाज्मा में वाटर रहता है और 1.5% क्या रहते हैं अदर सॉल्यूट्स। अब प्रोटीन में क्या रह जाएगा, बहुत सारे नाम सुने होंगे तुमने प्रोटीन्स में, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, ये जो है ये क्या है तुम्हारे प्रोटीन्स हैं जो किस में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ये हम सब ने सुने हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और कुछ अदर प्रोटीन्स भी रहते हैं। तो अगर हम प्रोटीन में देखें सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन मिलेगा वो कहाँ से मिलता है, एल्ब्यूमिन से। कितना मिलता है, 54%। ठीक है, ग्लोबुलिन कितना रहता है, 38%। ठीक है, और जो सीक्वेंस है वो परसेंटेज कम करते हुए लिखे, फाइब्रोजन कितना रहता है, 7%। ठीक है, और अदर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, 1 और 7 कितने हो गए, 1 प्लस और 8 प्लस 38 दैट इज 46 प्लस 54 दैट इज योर 100। ठीक है, तो प्रोटीन तुम्हारे पूरा हो गए। तो वाटर में वाटर ही रहेगा, वाटर के अलावा कुछ नहीं रहेगा। अदर सॉल्यूट में तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, जैसे इसमें रहता है इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, फिर रहेगा न्यूट्रिएंट, किसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स को, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फैट्स, इन सबको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। फिर तुम्हारी क्या रहती हैं इसमें, गैसेस रहती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस इसमें प्रेजेंट रहेंगी। फिर इसमें क्या रहेंगे, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहेंगे, जैसे तुम्हारे हार्मोन्स। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस। और आखिरी में एक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रह जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे यूरिया वगैरह। ये सब कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है। क्लियर हो गया, ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब देखो फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या रहेगा, WBC, RBC, तुम्हारे प्लेटलेट्स रहेंगे। ठीक है, अब WBC को हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, RBC को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इस WBC को एक हम और नाम से जानते हैं, दैट इज योर ल्यूकोसाइट्स। अब प्लेटलेट के कोई टाइप नहीं है, लेकिन WBC के जो है टाइप हैं। अब WBC के टाइप्स की लिस्ट बना लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स, सबसे पहला न्यूट्रोफिल्स आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा देन तुम्हारा रहेगा लिम्फोसाइट्स, देन तुम्हारा रहेगा मोनोसाइट्स, देन उसके बाद तुम्हारा रहेगा इओसिनोफिल, और उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा बेसोफिल। ये सारी किसकी टाइप्स हैं, WBC के। अब इसमें परसेंटेज देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज योर 62%। ठीक है, अगर एग्जाम में तुम्हें कंसंट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम्हें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा और कम पूछता है, पिच का नहीं पूछता है, इसमें ज़्यादा पूछता है प्लाज्मा प्रोटीन की। प्लाज्मा प्रोटीन में सबकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा किस प्रोटीन की, ये पूछ लेगा। ठीक है, लिम्फोसाइट्स कितना रहता है, 20 से 25%। ठीक है, और जो तुम्हारे मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स कितना रहता है, 3 to 8%, और इओसिनोफिल 2 to 4%, और सबसे कम रहता है दैट इज योर बेसोफिल, 0.5 से लेके 1% तक। ठीक है, अब ये जो है ये तुम्हारा हो गया पूरा कंपोनेंट्स, हो गए तुम्हारे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड का एक चार्ट हो गया। ठीक है, अब हम एक एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें एक टर्म बता रही हूँ, यहाँ पे RBC का नंबर लगा, एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं हेमेटोक्रिट। अब हेमेटोक्रिट का मतलब क्या होता है, तो जो हेमेटोक्रिट है इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल
ब्लड वॉल्यूम occupied by RBC, ठीक है। परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय RBC, मतलब हम इसमें बोलते हैं किसी पेशेंट का हेमाटोक्रिट कितना है, वो है 40% फॉर एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का हेमाटोक्रिट जो है वो है 40%, ठीक है। अब किसी पेशेंट का 40% हेमाटोक्रिट है, इसके ऊपर हम क्या प्रेडिक्शन लगा पा रहे हैं, ये प्रेडिक्शन कि उसमें जितना भी ब्लड है उसमें 40% क्या प्रेजेंट है, आरबीसी। तो परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आरबीसी, तो उसकी हमेशा वैल्यू तुम्हें किस में मिलेगी, हमेशा परसेंटेज में ही मिलेगी, ठीक है। अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। अब इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन राइज होता है कि हमारा ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। ब्लड वेसल्स कुछ नहीं है कि बॉडी के अंदर एक पाइप है जिसके अंदर से ब्लड फ्लो होता है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्लड वेसल से बाहर क्यों नहीं आता है, ठीक है। तो मुझे इसका रीजन क्यों ब्लड वेसल से ब्लड जो बाहर है नहीं आता है, क्यों ब्लड वेसल्स के अंदर ही फ्लो होता है, क्योंकि वो क्या है, लिक्विड है तो उसको तो बाहर आना चाहिए, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं आता है, ठीक है। देखो अब ध्यान से, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, अब ये प्लाज्मा प्रोटीन हम जो बोल रहे हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन है कहाँ पर, सबसे पहली बात तो ये। अब ये मान लो ये क्या है, तुम्हारा एक ब्लड वेसल है, ठीक है। अब ब्लड वेसल तुम्हारी आर्टरी भी हो सकती है और तुम्हारी वेन भी हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर से क्या फ्लो होगा, ब्लड। तो इस ब्लड वेसल्स के अंदर से क्या ब्लड फ्लो होगा। अब ब्लड के अंदर क्या रहता है, प्लाज्मा प्रोटीन रहता है। तो यहाँ पर मैंने पीपी लिख दिया प्लाज्मा प्रोटीन को, ठीक है। अब यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन्स है। टोटल ब्लड में 7% जो है प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये लड्डू जैसा होता है। लड्डू जैसा बोलने का मतलब कि इस मेम्ब्रेन में हम मान लो कि इसको एक कैपिलरी मान लो, ठीक है, जो सबसे छोटी ब्लड वेसल्स है कैपिलरी, ठीक है। कैपिलरी ही वो ब्लड वेसल्स है जिसमें से मटेरियल का एक्सचेंज होता है। अदरवाइज जो दूसरी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें से आर्टरी जो है, वेन है, ठीक है, एओर्टा है, उसमें से किसी से भी मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता है। मटेरियल का एक्सचेंज हमेशा सिर्फ कैपिलरी से ही होता है, ठीक है, क्योंकि इट्स हैविंग अ थिनेस्ट वॉल, क्योंकि इसकी जो वॉल है बहुत ही पतली होती है। इसमें क्या है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहाँ पे इसके छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है इट हैविंग अ टू बिग साइज, इसका जो साइज है बहुत बड़ा होता है। इस बड़े साइज के होने की वजह से ये क्या है, इस पोर से बाहर नहीं निकल सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट हैविंग बिग साइज कैपिलरीज फ्रॉम कैपिलरी कोर, कैपिलरी के जो छेद हैं वहां से प्रोटीन को बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। अब ये प्लाज्मा प्रोटीन एक टाइप का सल्यूट हो जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये अंदर ही रहता है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, जनरेटिंग कर रहा है,
It generating the osmotic pressure of the blood. इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसकी वजह से ये जो है प्रोटीन्स ने क्या बना दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट कर दिया था, जिसकी वजह से जो है इट हेल्प्स टू कीप ब्लड के लिक्विड पोर्शन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा विद इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो देखो हम प्रोटीन चल जाते हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन का कितना मेजर रोल है, देखो ध्यान से। तो हमारा ब्लड जो है वो इसी ब्लड वेसल्स में से फ्लो हो रहा है, वहाँ से बाहर नहीं आ रहा है, इवन दो इसकी जो प्लाज्मा, इवन दो इसके साथ में यहाँ पे प्लाज्मा भी था। ठीक है, अब हम बोल देंगे प्लाज्मा प्रोटीन तो बाहर निकला, प्लाज्मा अगर प्रोटीन नहीं होगा तो ये क्या है, प्लाज्मा बाहर आने लगेगा और ब्लड का वॉल्यूम जो है कम हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो किसी कारण से ये प्लाज्मा प्रोटीन्स का प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया, किसी को कोई ऐसी बीमारी होगी जिससे प्रोडक्शन जो है कम हो गया, या तो फिर प्रोडक्शन सही सलामत है, या फिर क्या हो गया, किसी कारण से लॉस बढ़ गया। ठीक है, मान लो एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गया, तो उसमें क्या है, ब्लड ज़्यादा लॉस हो गया, सर्जरी हो गई थी या उसमें ब्लड ज़्यादा लॉस हो गया। ठीक है, इस तरह से किसी भी केस में अगर प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाए तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो कम हो गया है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो ये जो प्लाज्मा है यहाँ पे, तो ये जो है इस ब्लड वेसल से बाहर निकलना शुरू कर देगा। तो ये कहाँ पर जमा होगा, आसपास की टिश्यू पे, कम एरिया पे, वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, फ्लूइड जो है, फ्लूइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, फ्लूइड्स शिफ्ट फ्रॉम टू टिश्यू एरिया। टिश्यू एरिया में फ्लूइड का शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होगी उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ODEMA, उसको क्या बोलते हैं, अडीमा। ठीक है, यहाँ तक सबको मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये असल में अलग अलग टाइप के हैं। जैसे मैं बोलूँ, जैसे ये प्लाज्मा प्रोटीन है, ये एल्ब्यूमिन के नाम से भी है, ये ग्लोबुलिन के नाम से भी है, और ये फिब्रिनोजन के नाम से भी है। ये तीनों टाइप के ये तुम्हारे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ब्लड में, ये बोल सकते हो। ये जो एल्ब्यूमिन है ये क्या काम करता है, ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ये किसको मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन क्या करता है तुम्हारा, ये इम्यूनिटी में मेजर रोल है। ठीक है, इसको मेजर बाद में डिटेल में समझेंगे। फाइब्रिनोजन किस में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है।
ठीक है। तो ये तीनों प्रोटीन का अपना अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, तीनों का अपना अलग अलग फंक्शन है। अब ये तीनों आए कहाँ से, मतलब इनका होम टाउन क्या है। ये प्रोटीन सिंथेसाइज कहाँ पे होते हैं, लिवर में। कहाँ बनते हैं, लिवर में बनते हैं ये तीनों के तीनों, ठीक है। और फिर ये इसमें आते हैं, ब्लड में आते हैं, ठीक है। अब उसमें से ये जो है एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एल्ब्यूमिन और फाइब्रोजन, ये जो है A+F, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है इसकी वजह से होती है, ईंधन की वजह से। यानी कि अगर मान लीजिए किसी पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट में तुम्हें ये देखने को मिल रहा है कि एल्ब्यूमिन का काउंट जो है नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा लगा दो कि तुम्हारी ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो क्या है, बढ़ गई है, ठीक है। ये हमें उसी टाइम मान लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे प्लाज्मा प्रोटीन का जो था इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। पहले भी तुमने इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम सुना होगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स में एग्जैक्टली है क्या है। तो जैसे कैल्शियम, कैल्शियम आयन जो होता है ब्लड में, ये इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल है। और ये किसके काम में आता है, ये काम में आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। जैसे आपका तुम्हारा हो गया नेक्स्ट पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, वंस अगेन कैल्शियम आयंस, ये तुम्हारे कहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, नर्व इम्पल्स ट्रांसलेशन में, ठीक है। इसके बाद तुम बोल सकते हो जैसे कि फॉस्फेट आयन जो है, ये जो फॉस्फेट आयन जो तुम लोग देखोगे कि ये एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जो हमने बोला था ना पीएच रेगुलेट करता है, तो उसमें ये फॉस्फेट रेगुलेट हेल्प करता है एसिड बेस बैलेंस को। ये है इलेक्ट्रोलाइट्स और उनके फंक्शंस। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स में न्यूट्रिएंट्स, जैसे तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, इसी का छोटा भाई अमाइनो एसिड प्रोटीन्स का, ठीक है। ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं जो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं और टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। उसमें फिर उसके बाद क्या आता है, वेस्ट प्रोडक्ट। इसका भी नाम तुमने बहुत सुना होगा, लेकिन स्पेसिफिक एग्जांपल्स वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं भाई, वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड, ठीक है। ये तीनों जो तुम्हारे हो गए वेस्ट प्रोडक्ट हो। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट आए कहाँ से, वे ब्लड में, ठीक है। तो इट डिवेलप फ्रॉम द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, डिवेलप्ड फ्रॉम द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन हम बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कार्बोहाइड्रेट्स में भी, ठीक है। ये किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। ये कहाँ बनता है, प्रोटीन के फॉर्म्ड इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कहाँ पे बनते हैं, लिवर में बनते हैं। अब बन तो गए, वेस्ट प्रोडक्ट जो है बॉडी से बाहर भी जाना चाहिए, लेकिन बॉडी से बाहर कौन लेके जाता है, एक्सक्रीटेड बाय किडनी,
यूरिन के थ्रू इसको क्या करती है किडनी बाहर एक्सक्रीट करती है, ठीक है। साथ में एक और वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि इसमें से लंग्स के थ्रू बाहर निकलता है, जिस या फिर एक्सलेशन से थ्रू बाहर निकलता है। इसके बाद में गैसेस में रहेगा तुम्हारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, ठीक है। और तुम्हारे केमिकल मैसेंजर्स, हार्मोन में तुम्हारे केमिकल मैसेंजर रहते हैं जिसमें जिसमें वो क्या करते हैं, ग्लैंड्स बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ग्लैंड्स बनाते हैं, ग्लैंड्स। ये हो गई बात तुम्हारी किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। अब प्लाज्मा हमने पूरी तरीके से समझ लिया, ठीक है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स और सेलुलर कंटेंट, अब इसमें क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स और सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड भी तुम इसको बोल सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंटेंट आते हैं। क्या क्या आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और प्लेटलेट। इनको हमें बहुत ध्यान से समझना है और एग्जाम में इसके ऊपर बहुत से कंटेंट आते हैं। तो आरबीसी को और हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को और क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट हो गए थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। आरबीसी का क्या क्या काम है, इट कैरी ऑक्सीजन, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स का काम क्या है, इम्यूनिटी, और प्लेटलेट का काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। अब इसमें से अगर हम कहना चाहें कि ये जो आरबीसी या फिर ये जो हम स्पेसिफिकली प्लेटलेट की बात कर सकते हैं, ये प्लेटलेट जो है सेल नहीं है, ठीक है। ये क्या है, CELL, ये कैसा सेल, ये ऐसा सेल है, ये कंप्लीट सेल ना होते हुए सेल का एक फ्रेगमेंट है, ये सेल के टुकड़े हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या है, सेल के क्या है, टुकड़े हैं, मतलब सेलुलर फ्रेगमेंट्स है। और प्लेटलेट्स के पास दिल नहीं होता है, इट हैविंग नो न्यूक्लियस, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के पास दिल होता है, लेकिन आरबीसी के पास भी नो न्यूक्लियस, कोई दिल नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या है, नो न्यूक्लियस, मतलब क्या होगा, प्लेटलेट्स आर दी सेलुलर फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब ये देखो, ये जितने भी ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी बोलो, डब्ल्यूबीसी बोलो या प्लेटलेट्स बोलो, ये सब की सिंथेसिस होती है, मतलब ये शरीर में है तो कहीं ना कहीं तो बनते होंगे ना भाई, ठीक है। तो कहाँ बनते हैं ये जो बनते हैं, इनकी जो बनने की प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, हेमोपायोसिस, या फिर इसी को कहा जाता है हिमेटोपायोसिस। कंफ्यूज नहीं होता, हेमोपायोसिस और हिमेटोपायोसिस एक ही चीज है। और किसको बोला जा रहा है, ये जिस प्रोसेस से फॉर्म्ड ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स की सिंथेसिस होती है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसिस, कुछ भी बोलो, ठीक है। और इसमें से जो है, फिर अंदर में अगर हम देखेंगे, स्पेशली जो आरबीसी की सिंथेसिस की सिंथेसिस को एरिथ्रोपायोसिस बोलते हैं, ऐसे ही डब्ल्यूबीसी की सिंथेसिस को कुछ और बोलते हैं, प्लेटलेट की सिंथेसिस को कुछ और बोलते हैं, लेकिन टोटल जो है उसको हम क्या बोलते हैं, हेमोपायोसिस और हेमेटोपायोसिस। तो एग्जाम में अगर तुम लोग को क्वेश्चन आता है हेमोपायोसिस या हेमेटोपायोसिस पूछा है, तो मतलब तुम्हें क्या लिखना है, इन तीनों की सिंथेसिस लिखनी है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, सबकी, प्लेटलेट्स की, ठीक है।
अब ये देखो यहाँ पे आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, आरबीसी और जो प्लेटलेट के नंबर्स हैं, मतलब आरबीसी में कितना रहेगा और प्लेटलेट कितना रहेगा, इट इज टोटली रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब तुम्हें हर जगह ऐसा ही लिखता हुआ दिखाई देगा कि जो अब क्या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, इसलिए मैं तुम्हें जोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैंने आरबीसी और प्लेटलेट लिखा, डब्ल्यूबीसी नहीं लिखा। अब डब्ल्यूबीसी का नंबर कहाँ से रेगुलेट होगा, तो डब्ल्यूबीसी अगर तुम लोगों ने किसी पेशेंट की किसी ब्लड रिपोर्ट देखी हुई तो डब्ल्यूबीसी का काउंट उसका अगर ज़्यादा देता है तो उसमें उसकी बॉडी में क्या है, ज़्यादा इन्फेक्शन है। ठीक है, अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट ज़्यादा है, मतलब जब भी किसी बॉडी में किसी टाइप का इन्फेक्शन या पैथोजन रहेगा तो डब्ल्यूबीसी का काउंट जो है वो जो है बढ़ जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं डब्ल्यूबीसी नंबर रेगुलेटेड बाय इन्वेडिंग पैथोजेंस। जितने ज़्यादा पैथोजेंस उतने ज़्यादा डब्ल्यूबीसी, जिसने ज़्यादा कम पैथोजेंस उतने कम डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अब देखो अब हम बात करेंगे हीमोपोइसिस को। हीमोपोइसिस बोलो या फिर हेमेटोपोइसिस बोलो, ये क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस किसकी प्रोसेस है, ये किसकी प्रोसेस है, ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस और फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटोपोइसिस कहते हैं, हीमोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो बच्चे होते हैं इन फीटस, और हम बोल सकते हैं फीटस में जो है, फीटस में तुम लोग देखोगे कि ये जो मेटोपोइसिस या ये हीमोपोइसिस जो है वो कहाँ कहाँ होती है, वो होती है यॉर्क सैक में। ठीक है, यॉर्क सैक के बाद तुम लोग देखोगे ये कहाँ होती है, लिवर में होती है। ठीक है, देन लिवर, स्प्लीन, पहली यॉर्क सैक में होती है, उसके बाद धीरे से शिफ्ट होती है लिवर में, फिर धीरे से शिफ्ट होती है स्प्लीन में, फिर उसके बाद शिफ्ट होती है थाइमस में, और उसके बाद शिफ्ट होती है लिम्फ नोड में। ये इतनी जगह हेमेटोपोइसिस होती है। ठीक है, इतनी जगह हेमेटोपोइसिस होती है छोटे बच्चों में, मतलब फीटस में, इन लास्ट 3 months बिफोर बर्थ। मतलब बच्चे का बर्थ 9वें मंथ में होता है, मतलब उससे पहले 6th मंथ में जो हेमेटोपोइसिस का लोकेशन है वो बदल जाता है। कहाँ बदल जाता है, शिफ्टेड टू बोन मैरो, या इसी को हम कह सकते हैं रेड बोन मैरो। मतलब पहले यहाँ होता है, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट होता है, और यहाँ पे ये कब तक होता रहेगा,
ठीक है, अब यहाँ पे ये कब तक होता है, ये तो उम्र कैद की सजा है, टिल द एंड ऑफ द लाइफ। अब मरते दम तक जो हेमेटोपोइसिस है वो कहाँ पे होगी, रेड बोन मैरो में होगी। ठीक है, यॉर्क सैक मतलब बच्चादानी मान लो तुम लोग। ठीक है, ये जो बोन मैरो के बदले मैं लिख सकती हूँ रेड बोन मैरो। अब ये एक नई टर्म आ गई, ये रेड बोन मैरो क्या है मुझे नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, कभी तुम लोगों ने पाया सूप पिया होगा, पाया सूप पीने से तुम्हारे जो हाथ पैर हैं वो बहुत मजबूत रहते हैं। ठीक है, बकरे के पैर की हड्डी ली जाती है और उसमें एक छेद होता है, तो उस टिश्यू को वहां से निकाला जाता है और उसका ये सूप होता है। ठीक है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है। ठीक है, अभी कहाँ पे मिलेगा, जैसे कि आपके ये हड्डी है और हड्डी के बीच में ये सेंटर में खोखली जगह होती है, होलो स्पेस होती है। ठीक है, यहाँ पे भी इसमें रहती है कनेक्टिव टिश्यू, ये जो खोखली जगह होती है। ठीक है, और इसमें क्या रहता है, कनेक्टिव टिश्यू रहता है, और इसमें क्या है, जो तुम्हारी ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसमें क्या है, तुम्हारी जो ब्लड सप्लाई है हाईली होती है, तो इसको हम बोल सकते हैं हाईली वेस्कुलर। ठीक है, अब ये जो रेड बोन मैरो है, इसमें से ही कुछ सेल्स जो हैं, कुछ सेल्स तुम लोग ये बोल सकते हो कि 0.05 से लेके, ठीक है, 0.05 से लेके 1% जो है प्लूरीपोटेंट होते हैं। ठीक है, अब प्लूरीपोटेंट में ही हम लोग बोल रहे हैं स्टेम सेल्स। अब प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होते हैं, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो है इसी को हम बोलते हैं हीमोसाइटोब्लास्ट। ठीक है, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि हीमोसाइटोब्लास्ट या प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या है। अब सबसे पहले ये स्टेम सेल्स समझो। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, जैसे आजकल ये तुम लोगों ने नाम सुना होगा ऐश्वर्या राय का। ठीक है, जो कि अभिषेक बच्चन की वाइफ है। ठीक है, और ऐश्वर्या राय की एक कंपनी है, वो पॉकेट मनी के लिए अपनी खर्चा चला रही है। वो कंपनी क्या करती है, उसके जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, कि जैसे हॉस्पिटल के में किसी भी बच्चे का जन्म होता है, उस कंपनी में वहाँ पे उसके एम्प्लॉयज पहुँच जाते हैं उस कंपनी के। तो वहाँ पे वो जब पहुँच जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपके बेटी की स्टेम सेल्स हम लेके जाते हैं। तो वहाँ पे हम अपनी कंपनी के उस स्टेम सेल्स को हम क्या है, प्रिजर्व करके रखेंगे। ठीक है, तो आपके बच्चे को खुदा ना करे कि भगवान ना करे उसकी उम्र के 25 साल तक वो उसको बड़ी कोई बीमारी हो जाए, लाइक ब्लड कैंसर या किसी टाइप का कैंसर, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज अगर हो जाए, तो ये जो स्टेम सेल्स लेके जा रहे हैं, इस स्टेम सेल्स के हम क्या है, उस डिसीज का ट्रीटमेंट हो सकेगा। ठीक है, और उसके लिए मात्र तुम्हें साल के 15-20 हज़ार जो तुम्हें रेट देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी रेट चल रहा होगा। अब वो जहाँ पे बच्चे की अम्बलाइकल कॉर्ड होती है, नाभिस में से जो अम्बलाइकल कॉर्ड निकलती है, वहाँ से जो सेल्स निकलती हैं, दैट इज दी स्टेम सेल्स। अब वहाँ से वो स्टेम सेल को ले जाके क्या करेंगे, स्टेम सेल्स को क्या करेंगे, ये मूर्ति बनाने के लिए जो गीली मिट्टी यूज होती है उसकी तरह होती है। हम यहाँ पे इसकी मतलब उस मिट्टी से हम किसी की भी मूर्ति बना सकते हैं, गणेश जी की भी बना सकते हैं, माता जी की, किसी की। ऐसी ही स्टेम सेल्स होती हैं।
स्टेम सेल्स हमारी जो बॉडी की किसी भी टाइप में कन्वर्ट हो सकती है। अगर मान लो उसकी एक पर्टिकुलर टाइप की एक सेल्स खराब हो गई हैं, तो वो जो सेल्स जो है वो उस बॉडी में इंसर्ट करके क्या है, वहाँ से वो है जो बनेगी और वहाँ से डिफेक्टिव सेल जो है वो बाहर निकल जाएगी और वहाँ पे इसको हम फिट कर देंगे। ठीक है, बच्चा जो है बिल्कुल प्योर है, प्योर सेल है, उसने भी माँ का दूध भी नहीं पिया है, तो वो डिजीज सेल को क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी और इसको क्या कर देगी, नया इन्वॉल्व कर देगी। ठीक है, तो स्टेम सेल्स कैन डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ सेल्स। और प्लूरीपोटेंट इसीलिए लगा होता है, प्लूरी मतलब मल्टी, पोटेंट मतलब ताकत, मतलब स्ट्रेंथ। ये जो ऐसी स्टेम सेल है इसमें मल्टी फंक्शन करने की बहुत सारी पावर्स हैं। ठीक है, यहाँ में हीमो मीन्स सेल, साइटो मीन्स था साइटो मीन्स सेल, और ब्लास्ट मतलब बहुत सारी सेल्स की लाइफ। ठीक है, पढ़ सकते हैं। अब देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं, उनमें तुम देखोगे कि सभी बोन मैरो, ऑल बोन मैरो, शरीर में जितनी हड्डी होती है, शरीर में मेरे ख्याल 300 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो सबकी बोन मैरो क्या होती हैं, रेड होती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है पर्सन की, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है, रेड बोन मैरो जो है, रेड बोन मैरो is replaced by येलो बोन मैरो। कौन सा बोन मैरो, येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो में ना फैट टिश्यू बहुत ज्यादा होते हैं, एडिपोसाइट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रेड बोन मैरो जो है रिप्लेस हो रहा है येलो बोन मैरो में से, तो इसीलिए हैंस इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ से इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें जो ब्लड सेल्स बनने का रेट जो है वो ज़्यादा होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ब्लड सेल्स जो हैं वो कम होने लगते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये स्टेम सेल्स होती हैं, अब हम समझ चुके हैं। अब जो स्टेम सेल्स है, अब जो स्टेम सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स अब हम समझ चुके हैं कि कहाँ पे होती हैं। तो ये थोड़ा बहुत हमें आइडिया मिल गया है कि इन दी रेड बोन मैरो में होती है। ये स्टेम सेल्स कहाँ पे होती हैं, इन दी रेड बोन मैरो में होती है। ठीक है, अब ये स्टेम सेल्स क्या होंगी, प्यूरिफ्रेट होंगी, प्रोलिफरेट होंगी, प्रोलिफरेट होने के बाद वो क्या होंगी, डिफ्रेंशिएट होंगी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट होंगी, डिफ्रेंशिएट होने के बाद अब जो स्टेम सेल्स जो हैं वो किसी भी सेल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। मान लो एक बंदा कोई 12th क्लास में है, 12th क्लास के बाद में वो कुछ भी बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, वो नर्स बन सकता है, वो पुलिस वाला बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन एक बार अगर वो इंजीनियर बन गया तो वहाँ से वो डॉक्टर नहीं बन सकता है। ठीक है,
ये 12th वाला बंदा क्या कहलाएगा, स्टेम सेल्स कहलाएगा। अगर इसको पर्टिकुलर काम मिल गया है, इसको अगर पर्टिकुलर फंक्शन मिल गया है, तो इसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, वैसे ही सेल्स यहाँ पे पहले प्रोलिफरेट होंगी, मतलब अपना नंबर बढ़ाएंगी और उसके बाद अपने आप को क्या कर लेंगी, डिफरेंशिएट कर लेंगी। तो डिफरेंशिएट होने के बाद सेल्स को क्या मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये जो स्टेम सेल्स फिर हैं ब्लड सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, या ब्लड सेल्स भी बन सकती हैं, या फिर ये मैक्रोफेजेस भी बन सकती हैं, ये कि स्टेम सेल्स जो है कुछ भी बन सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या है, रेटिकुलर सेल्स भी बन सकती हैं। यहाँ पे फिर इसके बाद क्या बन सकती हैं, मास सेल्स बन सकती हैं। फिर इसके बाद क्या बन सकती हैं, एडिपोसाइट्स भी बन सकती हैं। मतलब किसी की साइज में ये कन्वर्ट हो सकती हैं स्टेम सेल्स। फिर ये क्या बन सकती है, मसल सेल्स बन सकती हैं। फिर ये क्या बन सकती हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स बन सकती हैं। उसके बाद ये क्या बन सकती हैं, बोन सेल्स भी बन सकती हैं। मतलब ऑस्टियोब्लास्ट भी बन सकती हैं, ऑस्टियोसाइट्स भी बन सकती हैं। ये इतने टाइप की जो सेल्स हैं वो एक स्टेम सेल्स बन सकती हैं। ठीक है, कब ये बनेगी, मतलब ये पहले प्रोलिफरेट होगी, फिर अपने नंबर को बढ़ाएगी, फिर उसके बाद क्या करेंगी, डिफरेंशिएट होंगी, फिर एक पर्टिकुलर करेक्टर को अपने अंदर लेगी। मतलब जो ब्लड सेल्स हैं वो मैक्रोफेज का काम नहीं सकती, वो मैक्रोफेज के किसी का भी काम इनसे नहीं कर सकती। कि ऐसे माइक्रोफेजेस रेटिकुलर का नहीं कर सकती, बेसिक का नहीं कर सकती, मार्शल के इनके कर सकती। इनके फंक्शन जो हैं फिक्स हो गए हैं। ये फिक्स कब, ये स्पेसिफिक फंक्शन कब मिले उनको, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ द स्टेम सेल्स। ठीक है, ये हो गई स्टेम सेल्स। यहाँ पे तो होगी, ये तो होगी स्टेम सेल्स और डिफरेंशिएशन। अब प्लूरीपोटेंट जो स्टेम सेल्स हम बोल रहे हैं, अब प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स की बात करें, यहाँ पे हम ब्लड सेल्स की बात करें। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स कैसी रहेंगी, ठीक है। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो है ये क्या करेगी, रेड बोन मैरो में रहती है। ठीक है, वो एक्चुअली में क्या है, दो टाइप की सेल्स में एक्चुअली में वो प्रेजेंट रहती है। मतलब हमें पता है कि प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से हमारी आरबीसीज बनेगी, आरबीसीज बनेंगे, डब्ल्यूबीसी बनेंगे, फिर उसके बाद प्लेटलेट बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। इसमें हम सिर्फ प्लूरीपोटेंट की बात कर रहे हैं। मतलब प्लूरीपोटेंट जो ब्लड सेल्स बनाने की सेल को फॉर्मेशन करते हैं, तब सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होगा, माइलॉइड स्टेम सेल में कन्वर्ट होगा। और कुछ सेल्स बदलेंगी लिम्फ नोड स्टेम सेल, लिम्फोइड स्टेम सेल। पहले ही क्या करेंगे, ब्लड सेल्स बनाने की फॉर्मेशन करें, इसमें कुछ सेल्स जो है माइलॉइड में बन गए, फिर कुछ जो है लिम्फोइड स्टेम सेल्स में बदल गई। ठीक है, अब तुम ध्यान से समझना। अब यहाँ पे आगे देखो, ये जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं ये खुद का डेवलपमेंट स्टार्ट करती हैं रेड बोन मैरो में और ख़त्म भी करती हैं रेड बोन मैरो में। स्टार्ट और एंड किस में करती हैं, स्टार्ट और एंड किस में करती हैं, रेड बोन मैरो। ठीक है, वहीं पर जहाँ पे हम लिम्फोइड स्टेम सेल्स की बात करते हैं, तो ये अपना डेवलपमेंट स्टार्ट तो करती हैं रेड बोन मैरो में, लेकिन एंड जो है अपना, एंड जो है तुम्हारा कंप्लीट डेवलप बोन मैरो में नहीं होता है। तो एंड किस में होती है, लिम्फोइड है, मतलब लिम्फेटिक टिश्यू। ये फर्क है माइलॉइड और स्टेम सेल्स, लिम्फोइड स्टेम सेल्स। ठीक है, माइलॉइड जो है ये जब अपना डेवलपमेंट खत्म कर लेगी तो ये अपना क्या क्या बना के देगी, ये बनाएगी आरबीसी बनाएगी, प्लेटलेट्स बनाएगी, मोनोसाइट्स बनाएगी, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स बनाएगी, इओसिनोफिल बनाएगी। ठीक है, फिर ये क्या बनाएगी, बेसोफिल बनाएगी, और क्या बनाएगी, मास्ट सेल बनाएगी। ये इतनी चीजें किससे बनेगी, माइलॉइड स्टेम सेल से।
ठीक है। जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं वो पहले माइलॉइड स्टेम सेल में बने, फिर लिम्फोइड में। ऐसी जो स्टार्ट करती हैं रेड बोन मैरो से और एंटी रेड बोन मैरो से, और या फिर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती हैं इन चीज़ों में, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये किसमें देगा, लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, और इसी को हम कहते हैं NK सेल्स, ठीक है। अब ये जो कहानी है यहाँ पर, मतलब ये वाला जो हिस्सा है कि ये डेवलप जो है ख़त्म होने के बाद और स्पेसिफिक सेल्स बनने के बीच में, ये माइलॉइड जो स्टेम सेल्स हैं ये प्रोजेनाइटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोजेनाइटर, ठीक है। ये माइलॉइड स्टेम्स और लिम्फ नोड सेल जो है उससे पहले किस में कन्वर्ट होती हैं, माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स में, जिसमें ये क्या है अब डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। और थोड़ी सी माइलॉइड स्टेम सेल्स और पूरी की पूरी लिम्फॉइड स्टेम सेल्स ये किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, प्रिकर्सर स्टेम्स में। अब प्रोजेनाइटर और प्रिकर्सर में क्या डिफरेंस है, प्लूरिपोटेंट सेल्स बहुत सारी थी, अब कुछ जो है माइलॉइड बनी, कुछ जो है लिम्फॉइड बनी। किसको माइलॉइड बोल रहे हैं, माइलॉइड स्टेम सेल्स रेड बोन में डेवलप और एंडोइड रेड बोन। लिम्फॉइड RBM में शुरू करती हैं लेकिन खत्म करती हैं लिम्फेटिक टिश्यू। अब जितनी भी माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं उनमें से कुछ माइलॉइड स्टेम सेल्स वो प्रोजेनाइटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोजेनाइटर सेल्स क्या होते हैं, वो सेल्स होते हैं जो आगे अब डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। इतनी बात तुम लोग ध्यान में रखो, प्रोजेनाइटर जो सेल्स हैं वो जो हैं अब डिवाइड नहीं हो सकती। तो कुछ माइलॉइड स्टेम जो हैं वो प्रोजेनाइटर बन गए और पूरी की पूरी लिम्फॉइड स्टेम सेल्स जो हैं वो क्या है, प्रिकर्सर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये प्रिकर्सर सेल्स को हम एक और नाम से जानते हैं, ब्लास्ट। आपने नाम सुना होगा एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। तो एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है, ब्लास्ट मतलब वो सेल्स कहलाती है, वो इमेच्योर सेल्स कहलाती हैं। ब्लास्ट उन सेल्स के बीच में नाम के पीछे में लगता है जो प्रिकर्सर सेल्स होती हैं, और ये प्रिकर्सर सेल्स कैपेबल टू डिवाइड, ठीक है। प्रोजेनाइटेड नॉट डिवाइडेड, प्रिकर्सर सेल्स विल बी डिवाइडेड, ठीक है। प्रिकर्सर सेल्स इन दोनों से बन सकती है और जो प्रोजेनाइटर है वो सिर्फ माइलॉइड से बनती है, ठीक है। प्रिकर्सर जो है इसके बहुत सारे डिवीजन होंगे, बहुत बार इसका डिवीजन होएगा, और उसके बाद ये नेचुरल किलर सेल्स में और लिम्फोइड सेल्स में जो है कन्वर्ट रहती है। क्लियर हो गया।